So next we are talking about Saudi Arabia and the new law to aid the migrant workers. So upcoming migrant domestic workers law will be addressing the gaps in protection benefits. प्रोटेक्शन बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं, उसके क्या सिस्टम है, क्या फीचर्स हैं, कफाला सिस्टम क्या है, एंड हाउ डज इट मार्जिनलाइज द वर्कर्स फर्दर. इंडियन वर्कर्स जो हैं सऊदी अरेबिया पे, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा एंड क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे. सो सऊदी अरेबिया में नया लॉ लेके आया जा रहा है रिगार्डिंग द माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स सऊदी अरेबिया में, एंड यही एग्जामिन करने की बात कर रहे हैं कि क्या एड्रेस कर पाएंगे हम इन गैप्स को इन द प्रोटेक्शन एंड इन द बेनिफिट सेक्टर. सो करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया में जो नंबर है इन माइग्रेंट वर्कर्स का, वो प्राइमरीली आता है इंडिया से, फिलीपींस से एंड श्रीलंका से. ये तीन टॉप 3 कंट्रीज हैं जहां से ज्यादातर माइग्रेंट्स वहां पे वर्क कर रहे हैं, जो कि एक सब्सटैंशियल पोर्शन फॉर्म करता है. जो माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स हैं एक सब्सटैंशियल बोल सकते हैं कि पार्ट फॉर्म करते हैं वहां की पॉपुलेशन का भी. सो उनके लिए वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, क्या बेनिफिट उनके लिए है, क्या सिक्योरिटी उनके लिए है. जैसे कि कंडीशंस आती हैं, हार्श कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं या फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, ब्रेक्स नहीं मिल रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज, देन ऑल्सो लिविंग कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं है. ऐसे इश्यूज जनरेट होते हैं उनके लिविंग कंडीशंस के ऊपर. इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया है कि पुअर रिकॉर्ड है उनका इन इम्प्लीमेंटिंग दी लॉज जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं द राइट्स ऑफ दीज माइग्रेंट वर्कर्स. सो जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो इंश्योर ही नहीं कर पाते हैं वहां पे मिनिमम वेज या फिर मैंडेटरी ओवर टाइम पे, जिसके लिए जरूरी है ये जो लॉ लेके आया जाएगा. एंड होप्स हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गैप्स हैं उनको ये बोल सकते हैं कि एड्रेस करेगा. कफाला सिस्टम बेसिकली है जो रेजिडेंसी स्टेटस है वर्कर्स का टू देयर एम्प्लॉयर्स. मतलब जो एम्प्लॉयर है वो ही रेजिडेंसी स्टेटस देने के लिए अप्रूवमेंट दे सकता है फॉर दी वर्कर्स. तो उसकी वजह से जो वर्कर की लाइफ है उसके ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा ओनर का या फिर एम्प्लॉयर का. तो उनकी जॉब चेंज करवाने में या फिर अगर कंट्री से उनको बाहर वापस भिजवाना है, उस पूरी केपेबिलिटी होती है वो एम्प्लॉयर के पास होती है. तो जो एक्सप्लॉयटेशन है मार्जिनलाइज्ड वर्कर्स का वो और भी ज्यादा इजी हो जाता है. एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन जैसे कंडीशंस भी देखे जाते हैं. एब्यूसिव एम्प्लॉयर अगर है तो वो बहुत इजीली कंट्रोल कर सकता है द ओवरऑल लाइफ ऑफ दैट वर्कर. सो ये जो न्यू लॉज हैं, न्यू माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो लॉज हैं वो इन्हीं इश्यूज को फेस करने की बात कर रहे हैं. कि सबसे पहले तो एक वर्किंग आवर मैक्सिमम 10 आवर्स का वर्किंग आवर सेट किया जाएगा पर डे. वीकली डे ऑफ दिया जाएगा, एक दिन की छुट्टी मिलेगी उनको. राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट्स दिया जाएगा विदाउट लूजिंग देयर एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स. इसके साथ साथ मैंडेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पे बात की जा रही है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट. कई बार वहां पे जॉब मिल जाती है बट आपको रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देते हैं, या फिर आपके बोल सकते हैं कि जो वर्किंग आवर्स है, वेजेस है, लिविंग कंडीशंस है वो भी ठीक नहीं हो पाते, जो आपकी बेसिक राइट है वो भी पूरी नहीं हो पाती है. बट अभी भी कुछ की इश्यूज देखे जा रहे हैं, कुछ लिमिटेशन देखी जा रही है इस लॉ के अंदर भी. जैसे कि मिनिमम वेज सेट नहीं की गई, जो डिपेंडेंस है कफाला सिस्टम की वो अभी भी ऑनगोइंग है, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा एम्प्लॉयज को, एंड जो एम्प्लॉयर्स है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं वर्कर्स को. तो ये चैलेंजेस और कंसर्न उठाता है कि क्या इम्प्लीमेंट कर भी पाएगा सऊदी अरेबिया इसको कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में अगर देखते तो लेबर राइट्स इन्फोर्समेंट की जो रिकॉर्ड है ऑफ सऊदी अरेबिया वो उतना अच्छा नहीं देखा जाता, एंड कंसर्न्स उठते हैं उसको लेके हमेशा. सो क्लियर कैलकुलेशन नहीं है वेजेस का, कफाला सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो क्या होगा वर्कर्स की राइट्स का. जो इंडिया से इतने सारे लोग वहां पे जा रहे हैं तो कितने सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं. तो क्या हो सकता है इसके अंदर, और क्या इसके बायलेटरल अलावा भी क्या डायलॉग यूज पॉसिबल, यहाँ पे सिर्फ ये एक कंट्री का केस है. जब हम पूरे सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो वी सी कि इंडियन डायस्पोरा का शेयर सबसे ज्यादा है, एंड उसमें भी ब्लू कॉलर वर्कर्स जो है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज्यादा काम करते हैं, उनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पे आईएलओ कन्वेंशंस की बात कर सकते हैं. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 97 विच इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट
माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट कन्वेंशन 1949 का है, तो इट इज कवरिंग द सेफ्टी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर राइट्स. एंड देन देयर इज वन मोर कन्वेंशन नंबर 143. So this is again about addressing their rights and rights of their families also. Then there is one UN convention, which is the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. 2018 में ये sign हुआ था. So this is aiming more cooperation between the countries. And then regional level पे, bilateral level पे we are seeing, तो consular services हो गई या embassy protocols होते हैं. तो जैसे इंडियन एम्बेसीज जो हैं, दे आर रनिंग अ कैंपेन व्हिच इज कॉल्ड नो योर राइट्स. सो दिस इज अगेन फॉर द माइग्रेंट्स, अवेयरनेस अबाउट कि उनकी क्या क्या राइट्स है एक पर्टिकुलर कंट्री में. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. And we can focus upon diplomatic engagements. For example, we are having like bilateral level पे labor agreements with some Central Asian nations like Kazakhstan हो गया and countries like this. सो कम्युनिटी सपोर्ट नेटवर्क्स हैं, जैसे कि हम लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो इंटरनेशनल लेवल पे हर एक पर्टिकुलर कंट्री में देयर इज इंडियन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस. सो एग्जांपल यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कजाकिस्तान जैसे हैं. सो दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट in terms of the safety and the rights and like working conditions या remuneration से related कुछ concerns हैं तो. And emergency hotlines भी function करती है, so you can contact the Indian embassies in case of any distress. Safety workshops conduct की जाती हैं. So these are the things. ठीक है. एंड ऑल्सो यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है कि जो 20 लाख वर्कर्स हैं वो है अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्वेंट एंड हाउस क्लीनर्स, जिसमें से 60% फीमेल है. सो फीमेल्स की सिक्योरिटी भी एक मेजर कंसर्न हो जाएगा इन माइग्रेंट वर्कर्स के बीच में, एंड उसको भी एड्रेस नहीं किया गया है पूरे ही लॉ के और अंदर. यहाँ पे रिस्क ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एग्जिस्ट करता है कि यार प्रॉमिस कि आपको जॉब मिलेगी बाकी कंट्री में, बट अगेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी हो सकता है. एंड जैसे अभी हमने देखा था कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कंबोडिया का जो केस आया था कि वहां पे आपको प्रॉमिस किया गया था कि जॉब दी जाएगी, बट इंडियन यूथ दे आर बीइंग फोर्स्ड टू वर्क एज अगेन साइबर फ्रॉड में काम करने के लिए, एंड देन दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन. इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि एक रिसेंटली फिल्म भी रिलीज हुई थी द गोट लाइफ करके. तो उसमें भी द सिस्टम वाज मेड विजिबल कि कैसे ये एक तरह का स्कैम होता है. एंड इवन यहाँ से भी इंडिया से जो लोग भेजते हैं तो वो ये प्रॉमिस करते हैं कि अच्छी जॉब होगी, अच्छी फैसिलिटीज होंगी, बट एक्चुअली वैसा नहीं होता है. रादर वो लेबर्स की तरह वहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन करा जाता है. तो एक तो एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी जहाँ से भी भेजे जाते हैं जो मिलते हैं वीजा एक्सेट्रा वर्क के लिए, वहां पे एक तो ये मेक श्योर करना इम्पोर्टेंट है कि उधर जाकर कहाँ पे काम करेंगे, उनसे कांटेक्ट करना ये इम्पोर्टेंट है. एंड वहां से अगर कुछ होता भी है तो वापस जो इवैक्यूएशन करना है वो भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उसकी. राइट, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पीरियड पे वी ब्रॉट बैक इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स. तो ये इमरजेंसी मेजर्स तो इंडिया हमेशा लेता ही आया है. एंड प्लस सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे अभी कुवैत में देवर डेथ्स ड्यू टू फायर, तो उसके राइट. रिलेशन में भी. हम्म. देन हाउ विल शेख हसीना's एग्जिट इम्पैक्ट इंडिया? बांग्लादेश की बात करते हैं. दो पार्टीज वहां पे एग्जिस्ट करती हैं. एक तो बीएनपी, दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको खालिदा जिया की गवर्नमेंट जो है वो लीड करती है. एंड देन आता है अवामी लीग, जिसको शेख हसीना लीड करी थी. तो यहाँ पे यही चैलेंजेस उठ के आ रहा है कि जो बीएनपी है उसकी हिस्ट्री में भी देखा जाता है तो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट वो लेके आते हैं. तो अगर बीएनपी पावर में आएगी तो बायलेटरल ट्रेड हो सकता है कि स्ट्रेन हो इंडिया के साथ. तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उठते हैं क्योंकि रैडिकल ग्रुप्स, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, उनके साथ एसोसिएशन देखा जाता है बीएनपी का. तो हो सकता है इंडिया को अपना सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है टुवर्ड्स बांग्लादेश उसको रिन्यू करना पड़े. इसके साथ साथ कंसर्न्स उठते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस हुआ है बांग्लादेश के साथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस हुआ है, वो हैम्पर होगा. एंड रीजनली भी इस पूरे
मुद्दे का रीजनली भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि पूरा साउथ एशिया रीजन, पूरे साउथ एशिया रीजन के जियोपॉलिटिक्स पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि बिम्स्टिक जैसे फोरम, सार्क जैसे फोरम, वहां पे क्या कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा बांग्लादेश का, वो हमें आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी कैसे हैम्पर होगी, क्योंकि इंडिया और जो बांग्लादेश है वो साथ में काफी ज्यादा ट्रेड करता है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक टाइज काफी ज्यादा स्ट्रेंथन है, हिस्टोरिकल टाइज स्ट्रेंथन है। तो इंडिया के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो भी बताएंगे, एंड एक तरीके से नई लीडरशिप की तरह इंडिया इमर्ज होएगा। ऑल्सो रिगार्डिंग बांग्लादेश, जिसमें इंटरीम गवर्नमेंट फॉर्म होगी बिफोर द इलेक्शंस, तो जरूरी है इंडिया के लिए भी कि जो इंटरीम गवर्नमेंट है उसके साथ कम्युनिकेशन मेंटेन रखें, पोटेंशियल सिनेरियोज की बात करें, वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी जो हमें बॉर्डर के पास भी इशू देखने को मिल रहा है कि वहां से जो माइग्रेंट्स है वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, एंड देन बीएसएफ फोर्सेस आर स्टॉपिंग देम एंड दे हैव टू कम्युनिकेट विद देम कि उनको समझा पाए। सो क्या इसमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर का भी रोल है, क्या इसमें यूएस का रोल है, क्या इसमें चाइना का रोल है, द सिचुएशन विच वी आर फेसिंग टुडे इन बांग्लादेश, वो भी एक क्वेश्चन उठता है। साथ साथ में जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के एनर्जी सेक्टर में, ट्रेड सेक्टर में, कनेक्टिविटी सेक्टर में, उनमें काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, एंड वो भी हमें इलेक्शंस के बाद ही बोल सकते हैं, पता चलेगा कि क्या चेंजेस आएंगे उधर की गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजी में एंड इंडिया की स्ट्रैटेजी में। देन तो फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश एंड इंडियाज रिलेशनशिप, होप करते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग टाइज मेंटेन रहे, एंड जो अनसर्टेनिटी अभी है वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़े, एंड जो बीएनपी भी अगर आती है तो कम्युनिकेशन का यूज करके हम वहां पे भी अपने टाइज को स्ट्रेंथन कर पाए। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग योर हेल्थ। तो क्राइसिस इज रियल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर है, वेदर इवेंट्स हैं जो कि एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज होते जा रहा है, ना कि सिर्फ इकोलॉजिकली बट इकोनॉमिक इश्यूज भी हमारे लिए उठ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी हमारे लिए उठ रहे हैं। टेम्परेचर राइज हो रहा है जिसकी वजह से हीट वेव्स जो है वो और भी ज्यादा फ्रीक्वेंट बनती जा रही है, जिसकी वजह से हीट रिलेटेड इलनेसेस जैसे कि हीट स्ट्रोक या फिर डिहाइड्रेशन ये बढ़ता है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिसमें बच्चे हो जाते हैं, यूथ हो जाती है, साथ साथ में एल्डरली पीपल हो जाते हैं, वो काफी ज्यादा रिस्क पे होते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का केस बढ़ जाता है, किडनी डिजीजेस का केस बढ़ जाता है। यहाँ इसके पे देखो कोरोना स्पेसिफिक पिक्चर्स के अराउंड मेंशन्ड है एग्जैक्ट एकदम। तो लाइक जैसे कार्डियक ड्रग्स अगर आप लेते हो तो हीट वेव के केस में जो रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस दैट इंक्रीजेस, ब्लड स्ट्रोक इंक्रीजेस, इट माइट लीड टू ब्रेन स्वेलिंग या इंसेफेलाइटिस जैसे डिजीजेस हो सकते हैं, ब्रेन इन्फ्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं। सेकेंडली जैसे ये पिक्चर है माल न्यूट्रिशन ड्यू टू फूड इनसिक्योरिटी, दैट ऑल्सो एग्जैस्परेट्स दी हेल्थ कंडीशंस, चाइल्ड स्टंटिंग, एंड जब हम बात करते हैं मोर्टेलिटी तो वॉर इंक्रीज हो सकती है। लंग्स के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा बिकॉज ऑफ वर्सनिंग एयर क्वालिटी, इंक्रीज एलर्जेंस, दैट इज चैलेंज। एंड अगेन फिर हीट वेव्स की बात करें, स्पेसिफिकली इम्पैक्ट ऑन दी ओल्ड एज पॉपुलेशन, so their ability to dissipate the heat through sweating and other mediums, तो उसको कैसे यूर की पोर, हाँ ग्लाइसेमिक कंट्रोल पोर है, तो डायबिटीज या फिर जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो दैट इज ऑल्सो समवेयर बिकमिंग मोर रिस्कियर इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज स्ट्रेस है, बॉडी कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकती है गिवन यू आर अगेन suffering from certain non-communicable diseases, liver failure, nerve damage, so इनके केसेस और इंक्रीज हुए हैं, चांसेस ऑफ डायरिया, वेक्टर इन्फेक्शंस, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू वो भी इंक्रीज हुए, क्योंकि अगेन जो उनको फेवरेबल कंडीशंस जैसे हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो जहाँ वाटर लॉगिंग हो जाती है वहां पे ऐसे केसेस और ज्यादा देखे गए हैं, तो दीज आर सर्टन रिस्क। तो ये हम लिख सकते हैं एग्जैक्ट, बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ती है। सो इंटरजेनरेशनल जस्टिस मेक श्योर करना हमारे लिए जरूरी है, अगर एथिक्स पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। इक्विटी, उनको सोशल जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस प्रोवाइड करना जरूरी है। एनवायरमेंटल एथिक्स, ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है यहाँ पे।
So रोपवे रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट प्लान करे 200 प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ 1.25 ट्रिलियन rupees in the next 5 years. So cable cars as a urban public transport. क्या फ्यूचर में अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हम केबल कार्स को यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ माउंटेन टूरिज्म तक ही वो? रेवोल्यूशनाइज होगा स्पेसिफिकली हिली स्टेट्स के लिए कि इफ यू हैव टू ट्रैवल फॉर एग्जांपल जॉब के लिए आप जा रहे हो तो आप कार नहीं ले रहे हो, क्योंकि अगेन जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, पॉपुलेशन मैनेजमेंट स्पेसिफिकली इन दी हिली स्टेट्स, तो उसको मैनेज भी कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस भी उससे रिड्यूस हो सकते हैं। कंसर्न आएगा कि सेफ्टी ऑफ द ट्रैवल, बिकॉज ऐसे अगेन इंस्टेंसेस देखे गए हैं स्पेसिफिकली लाइक एडवांस कंट्रीज जहाँ पे दे आर नोन फॉर दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, तो सेफ्टी वुड बी वन मेजर फोकस एरिया यहाँ पे। तो टूरिज्म भी प्रमोट हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए लेस टाइम वुड बी टेकन अप, एंड क्या हम इनको और बाकी लाइक हिली स्टेट्स में तो सूटेबल हो गई, क्या बाकी एरियाज में भी जैसे प्लेन्स में वहां पे भी हम इनको कंस्ट्रक्ट करने वाले कि नहीं करने वाले, सो दैट इज टू बी सीन। रैपिड इम्प्लीमेंटेशन, मिनिमल डिसरप्शन, एंड एनवायरमेंट सेफ्टी भी आएगी, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का सिग्निफिकेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड यहाँ पे अगेन ग्रीन वॉशिंग नहीं होनी चाहिए। यस, या स्पेसिफिक एग्जांपल्स अगर कुछ लिखे हो तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट। तो रोल ऑफ अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, एंड यूएमटीसी लिखा, अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी, so they are developing these sustainable urban mobility methods and solutions. So India में अगर specific locations, हम just looking at examples कहीं हो तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल है, जो कि फर्स्ट अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वाराणसी के अंदर। देन झारखंड में इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें हाईलाइट किया है कि रॉबस्ट सेफ्टी मेजर्स भी होनी चाहिए, क्योंकि रोपवे के साथ साथ एक्सीडेंट्स भी कई बार लिंक्ड होते हैं। तो क्या इतना स्टर्डी है कि नहीं है, सेफ्टी है कि नहीं है, तो वो कंसर्न प्रोटोकॉल, रेस्क्यू प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि हम रेस्क्यू कर पाए। देन कॉस्ट एक यहाँ पे इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है वो बनाया जा रहा है बिटवीन देहरादून एंड मसूरी, 5.5 किलोमीटर लॉन्ग है, एंड FIL ग्रुप दे आर इन्वेस्टिंग इन डेवलपिंग दिस, सो ये लिख सकते हैं फैक्ट। तो 300 crore worth mono cable roadway project, so reducing the travel time by 1.5 hours, so sustainable transportation would be promoted, and urban mobility, ठीक है, we are developing this because India में we are not having this so advanced level का कि ज्यादा हम इसको यूज भी करते हैं, बस स्पेसिफिकली कई ऐसी हिली स्टेट्स है जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस पे देखा गया, जैसे मसूरी में है या नैनीताल में भी आई थिंक। यस, एंड अर्बन रोपवे का कॉन्सेप्ट दूसरे जगहों से भी ले सकते हैं, जैसे साउथ अमेरिका की बात की गई है। साउथ अमेरिका में सिटीज लाइक ला पाज इन बोलीविया, मेडलिन इन कोलंबिया, वहां पे यूज किया जाता है अर्बन एरियाज के अंदर भी इसको। So thank you so much everyone for joining in with us. It was a really comprehensive session. We discussed various dimensions for various topics. Keep watching and keep learning with Ansarkari. Thank you.